जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों के लिए आज लेकर के हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानव में पाचन तंत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये प्रत्येक वर्ष लगभग लगभग आता है। एकदम बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप सभी लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो मानव पाचन तंत्र है ये आहार नाल और ग्रंथियों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मुख से लेकर के जो गुदा तक भाग होता है, ये क्या होता है, आहार नाल के ही सारे क्या होते हैं, भाग होते हैं। और कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं। तो मानव के पाचन में 5 ऐसी ग्रंथियां हैं जो पाचन में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाचक ग्रंथियां कहते हैं। और इन ग्रंथियों से ही मतलब आहार नाल और ग्रंथियों से मिलकर के क्या बना है, मानव पाचन तंत्र बना हुआ है। अब जब मानव पाचन तंत्र देखेंगे तो मानव पाचन तंत्र सबसे पहले जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो मुख में क्या होता है भैया, जीभ होता है। तो जीभ में क्या होती हैं, स्वाद कलियां पाई जाती हैं। जीभ में क्या होती हैं, स्वाद कलियां होती हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो स्वाद कलियों की संख्या होती है वो 2000 से 8000 होती है। जब आप लोग देखेंगे जीभ में जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें ऐसे आप लोग देखेंगे छोटी छोटी नली के समान या संरचना दिखाई देती है। तो यही क्या होते हैं, स्वाद कलियां होती है। तो जीभ में स्वाद कलियों की जो संख्या होती है 2 से 8000 होती है। अब जीभ के जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग स्वाद बताते हैं। अब भैया जीभ का जो अगला भाग होता है, जीभ का जो अगला हिस्सा होता है ये क्या बताएगा, मीठा स्वाद बताता है। मीठा स्वाद बताता है। और जो जो बीज मतलब जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है जो ग्रसनी से जुड़ा होता है, तो भैया जो जीभ का पिछला हिस्सा होता है ये क्या करता है भैया, कड़वा स्वाद बताता है। कड़वा स्वाद बताता है। और इसके बाद जो किनारे का भाग होता है, जो किनारे वाले भाग होते हैं ये खट्टा स्वाद बताते हैं। और जो बीच का भाग होता है, बीच का भाग क्या होता है, मीठा स्वाद बताता है। सॉरी, ये तीखा और नमकीन बताएगा, नमकीन। तो भैया यहाँ पे किसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई, तो जीभ के बारे में। तो जीभ में स्वाद कलियां पाई जाती हैं और जीभ अनेक मतलब जो प्रकार के स्वाद होते हैं वो अलग अलग हिस्सों से स्वाद का क्या पता चलता है, हमें मतलब मालूम चलता है कि कौन सा स्वाद आ रहा है। अब इसके बाद जब स्वाद अच्छा मिलेगा फिर इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। तो भोजन को चबाने के लिए हमारे मुख में क्या होते हैं, 2 जबड़े होते हैं और दोनों जबड़ों में क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो दांत के भी प्रकार होते हैं। आइए आप लोग देखिए दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। दांत के कितने प्रकार होंगे, 4 प्रकार होंगे। तो दांत के कितने प्रकार देखेंगे, 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार क्या होता है, कृंतक होता है। अब यहाँ पे बात समझिए, कृंतक को इंसीजर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कृंतक दांत की संख्या होती है तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा जबड़ा। अब जब नीचे वाले जबड़े में देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 जो दांत होंगे वो आगे के 4 दांत नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में। तो 4 नीचे वाले जबड़े में हो जाएंगे और 4 ऊपर वाले जबड़े में हो जाएंगे। टोटल संख्या कितनी हो गई कृंतक दांतों की, 8 संख्या हो गई। अगर जोड़ी में देखा जाए तो ये कितने जोड़े होंगे, 4 जोड़ी होंगे। तो भैया कृंतक दांत की कुल संख्या कितनी होती है, 8। इसका कार्य क्या होता है, तो भोजन को क्या करना होता है, कुतरना होता है, या तो भोजन को क्या करना होता है, काटना होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं और अगर आप उससे नहीं जीत पाएंगे तो आगे वाले दांत से क्या कर लेते हैं, उसको दांत काट लेते हैं। तो भोजन मतलब इसका कृंतक दांत का कार्य होता है किसी वस्तु को काटना या कुतरना। फिर इसके बाद दूसरा प्रकार क्या होता है, दूसरा प्रकार होता है रदनक।
अब भैया रदनक जो होता है इसको 4 आप लोग छोड़ देंगे, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए कि 2 नीचे दांत हो जाएंगे और 2 ऊपर हो जाएंगे, तो 2 नीचे वाले जबड़े में 2 ऊपर वाले जबड़े में, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब भैया रदनक दांत की कुल संख्या कितनी है? 4 है, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो किसी वस्तु को चीरना या फाड़ना होता है। जैसे आप लोग देखिएगा शेर या कुत्तों में देखिएगा ना, उनमें रदनक दांत होंगे, नुकीले दांत होते हैं ये, तो ये क्या करते हैं? चीरने और फाड़ने के लिए काम में आते हैं। तो भैया आप लोग देखिएगा आपके भी दांत क्या होते हैं? नुकीले टाइप के होंगे, तो वो क्या होते हैं? रदनक होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा भैया? अग्र चवर्णक आएगा, अग्र चवर्णक। अब भैया अग्र चवर्णक दांत कितने होते हैं? तो नीचे वाले जबड़े में 4 होते हैं, नीचे वाले जबड़े में कितने होंगे? 4 होंगे, और ऊपर वाले जबड़े में कितने होंगे? 4 होंगे, तो टोटल संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो भैया चवर्णक, अग्र चवर्णक दांत की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसका कार्य क्या होता है? किसी वस्तु को पीसना या महीन करना, या चबाना भी कह सकते हैं। किसी वस्तु को पीसना या महीन करना या चबाना होता है। अब यहाँ पे बात समझिए, अगला जो आएगा भैया वो क्या होता है? चवर्णक होता है। क्या होता है? चवर्णक होता है। तो चवर्णक दांत की संख्या नीचे वाले जबड़े में कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ऊपर वाले में 6 हो जाएंगे, तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब भैया जो चवर्णक दांत की कुल संख्या कितनी होगी? 12 होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? किसी वस्तु को चबाना या पीसना कह सकते हैं, तो इसका भी कार्य क्या होता है? चबाना या पीसना होता है। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबका कार्य भी आप लोग याद रख लीजिएगा। जब आप लोग देखिएगा दांत से भोजन को क्या कर रहे होते हैं? चबा रहे होते हैं, तो उसी समय जो जीभ होता है, जीभ एक मांसल संरचना है, जीभ क्या करता है? भोजन को मतलब अच्छी तरीके से मिलाता है। और यहाँ पे मुख में क्या होती है भैया? एक ग्रंथि होती है, जिसे क्या कहते हैं? लार ग्रंथि कहते हैं। तो भैया मुख में क्या होती है? लार ग्रंथि पाई जाती है। और लार ग्रंथि जो होती है ये 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लार ग्रंथि क्या होती है? 3 जोड़ी होती है। और लार ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, मतलब एंजाइम का स्राव होता है। तो लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलेगा? तो जो लार ग्रंथि होती है इससे भैया एमाइलेज एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एमाइलेज एंजाइम निकलता है। और भैया लार ग्रंथि से क्या निकलता है? तो टाइलिन एंजाइम यहीं से निकलेगा, टाइलिन निकलेगा। और यहीं से क्या निकलता है? लाइसोजाइम भी निकलता है, लाइसोजाइम। तो भैया ये 3 एंजाइम है। तो भैया जो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होता है ये क्या करता है भैया? पाचन करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, हमारे शरीर में केवल 3 ही चीज का पाचन होता है। एक भैया क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और दूसरा हमारे शरीर में किसका पाचन होता है? तो दूसरा प्रोटीन का पाचन होता है। और तीसरा किसका पाचन होता है? और वसा का पाचन होता है। इसके अलावा आप कुछ भी खाएंगे, अगर उससे कोई दूसरा पोषक तत्व मिलता है तो हमारे शरीर में पाचित नहीं होता है। हमारे शरीर में केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही पाचन होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में अन्य चीजें पाचित नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए जो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जब हम लोग सेलुलोज खा लेंगे तो वो पाचित नहीं होता, वैसा का वैसा ही क्या होता है? वो रह जाएगा और बाहर मल के साथ क्या होता है? उसी रूप में वो बाहर निकल जाएगा। तो भैया यहाँ पे बात समझ लीजिए, जो लार ग्रंथि से आपको बताएं 3 एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। मतलब टाइलिन और जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसकी सहायता से होता है? तो एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम की सहायता से होता है। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से मतलब पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो मुख में होता है। फिर इसके बाद भोजन के पाचन की शुरुआत, मतलब मानव में भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से होती है? तो भैया मुख से होती है। कहां से होती है?
मुख से होती है। ये सारी बात आप लोग जान गए हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आप जब आगे चलेंगे तो भैया जहां पे श्वास नली और जहां पे आहार नली आके मिलती हैं तो वहां पे उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रसनी कहते हैं। तो यहीं पे होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भैया ये तो श्वास नली है, और इसके बाद जिसमें से भोजन जाता है तो ये भैया नली क्या होती है, ग्रास नली होती है। और ग्रास नली फिर जा करके किससे मिला होता है, आमाशय से, जिसको स्टमक कहते हैं। स्टमक को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझ लीजिए, मुख से भोजन कहाँ पहुंचेगा, आमाशय तक पहुंचेगा। तो मुख से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने के लिए कोई यहाँ पे यंत्र तो लगा नहीं है कि यहाँ पे भैया क्या करेंगे, इसको मतलब प्रेशर दे देंगे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या होती है, एक क्रिया होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे सांप क्या होता है, जब मेढक खा जाता है, और जो बकुला होता है वो भी मेढक या मतलब जीव खा जाते हैं, तो उनकी गर्दन में देखिएगा ना, उनकी गर्दन कभी फूलती है कभी पचकती है, कभी फूलती है और कभी पचकती है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। तो इसी प्रकार हमारे ग्रास नली में भी क्या होती है, मतलब क्या होता है, क्रमाकुंचन क्रिया होती है। तो भैया मुख से भोजन आमाशय तक जिस क्रिया द्वारा पहुंचता है, आमाशय तक जिस क्रिया द्वारा पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन क्रिया कहते हैं, क्रमाकुंचन क्रिया। तो इस क्रिया को भी आप याद कर लीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे पूछा जाता है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो आमाशय में क्या होती है भैया, आमाशय में ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, तो आमाशय में जठर ग्रंथि होती है। तो अभी यहाँ पे आप लोग बात सुन लीजिए, आमाशय क्या होता है, आमाशय अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। मतलब जो आमाशय होता है ये अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है, और ये सेम के बीज के आकार का होता है। और आमाशय के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। आमाशय में क्या पाई जाएगी, आमाशय में जठर ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है। और जठर ग्रंथि 3 एंजाइम का स्राव करती है। कितने एंजाइम स्रावित करेगी, 3 एंजाइम का स्राव करती है। एक आमाशय में जो जठर ग्रंथि होती है, इससे क्या निकलता है, इससे भैया पेप्सिन निकलता है, पेप्सिन निकलेगा, पेप्सिन निकलेगा। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे HCl निकलता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और तीसरा क्या होता है, रेनिन, रेनिन या श्लेष्म का स्राव होता है, रेनिन या श्लेष्म का स्राव होता है। अब भैया यहाँ पे जो भोजन आया है, मतलब मुख से भोजन जो आमाशय में आया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको क्या कर देता है, क्षार मतलब अम्लीय बना देते हैं। क्योंकि अम्ल है, ये भोजन को क्या बनाएगा, अम्लीय बना देता है। क्या बनाएगा, अम्लीय बना देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या होता है, भोजन को अम्लीय बनाना। मतलब ये भोजन को क्या कर देगा, अम्लीय बना देता है। जब भोजन अम्लीय हो जाएगा तो प्रोटीन उस पर क्रिया करेगा, सॉरी पेप्सिन उस पर क्रिया करेगा, और पेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है। तो पेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है। अगर भोजन अम्लीय नहीं होगा तो पेप्सिन भोजन पे कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भोजन जब अम्लीय हो जाएगा तो पेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। अब यहाँ पे बात समझिए, जो HCl है ये अम्ल है, अम्ल से क्या हो सकता है, आमाशय क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो रेनिन का कार्य क्या होता है, एक पतली झिल्ली बना देगा। आमाशय के अंदर क्या बना देता है, एक पतली सा आवरण, मतलब पतला झिल्ली बना देता है, जिससे HCl का प्रभाव आमाशय में नहीं पड़ता है। तो भैया रेनिन या श्लेष्म का कार्य क्या होता है, आमाशय को सुरक्षा प्रदान करना। किसको सुरक्षा प्रदान करना, आमाशय को सुरक्षा प्रदान करना। तो मैं ये क्या करता है, आमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। ये किसके बारे में हो गया है, आमाशय के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया है, आमाशय के बारे में हो गया है। अब भैया यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है भैया, छोटी आंत यहां से शुरू हो जाएगी। यहां से क्या शुरू हो जाएगा, छोटी आंत। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यकृत है, और यकृत के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं।
और इसी यकृत में क्या होता है यहाँ पे पित्ताशय, पित्ताशय एक थैली होती है यहाँ पे होती है भैया। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए यकृत के बारे में। तो भैया यकृत क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, यकृत बताएंगे। क्या बताएंगे, यकृत, जिसको आप लोग लीवर कहते हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे शरीर में सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन कहाँ पाया जाता है, पुनरुद्ध भवन, जिसको रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे शरीर की कोशिकाएं कट जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं तो उनमें कोशिकाओं में क्या होता है, वृद्धि होती है, जिससे कोशिकाएं पुनः सही हो जाती हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं या पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो हमारे लीवर में सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। मतलब लीवर खराब हो जाएगा लेकिन वो अगर उसको इलाज दे दिया जाए तो मतलब पुनः जल्द ही सही हो जाएगा। तो इसी को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो यकृत है, यकृत क्या है, मानव शरीर के मतलब मानव शरीर का ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो भैया ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब इसके बाद यहाँ पे ये तो सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब भैया यहाँ पे आप बात समझिए, यकृत से क्या क्या मतलब स्राव होता है और काम फिर क्या होता है। तो यकृत से क्या होता है, पित्त रस का स्राव होता है। मतलब यकृत से क्या होता है, पित्त रस का स्राव होता है। मतलब पित्त रस क्या होता है, यकृत से निकलता है। और ये जो पित्त रस है ये पित्ताशय थैली में क्या होता है, जाकर के स्टोर हो जाता है। पित्त रस क्या होता है, पित्ताशय थैली में जाकर के स्टोर हो जाता है। भैया यकृत से और क्या स्राव होता है, तो यकृत से क्या होता है, यूरिया का भी निर्माण होता है। अगर भैया यूरिया कहाँ बनता है, तो यूरिया का निर्माण भी करता है, कौन करेगा, यकृत ही करता है। फिर इसके बाद यकृत में हिपैरिन नामक जो भैया पदार्थ होता है, हिपैरिन, तो ये भी कहां से बनेगा, यकृत में ही बनता है। और जो थ्रोम्बोसाइट है, मतलब क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो भी क्या होता है, यकृत में ही क्या होता है, बनता है। अब इसके बाद जो पित्त रस होता है इसका काम क्या है, तो पित्त रस, अब यहाँ पे जब भोजन आमाशय से आगे बढ़ेगा तो आमाशय में भोजन क्या होता है, अम्लीय होता है। और अगर अम्लीय भोजन छोटी आंत में पहुंच जाएगा तो छोटी आंत में मतलब क्या हो जाएगा, समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिससे अच्छे से भोजन पच नहीं पाएगा। तो भैया यहाँ पे जब भोजन आगे बढ़ेगा तो जो पित्त रस होता है वो भोजन के साथ मिलेगा। पित्त रस भोजन के साथ मिलेगा और भोजन को क्या बनाता है, अम्ली से क्षारी कर देता है। तो पित्त रस का भैया पहला काम ये हो गया कि भोजन को ये क्या कर देता है, क्षारी कर देता है। क्या कर देगा, भोजन को क्षारी कर देता है। और जो वसा होता है मतलब जो फैट होता है उसको छोटी गोलिका के रूप में तोड़ देता है। मतलब वसा को क्या करेगा, वसा को छोटी गोलिका में तोड़ देता है। तो मतलब ये वसा को क्या करेगा, छोटी गोलिका में तोड़ देता है। तो ये भैया किसके बारे में हो गया था, यकृत के बारे में हो गया और पित्ताशय के बारे में हो गया। फिर इसके बाद जब भोजन यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पे आपको एक आग्नाशय ग्रंथि दिखेगी। आग्नाशय क्या होती है, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आग्नाशय क्या है, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब भैया आग्नाशय से भी क्या होता है, एंजाइम निकलते हैं। आग्नाशय से क्या है, एंजाइम का स्राव होता है। अब आग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम का स्राव होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आग्नाशय है इससे क्या होता है, इससे भी क्या होते हैं, एंजाइम का स्राव होगा। अब यहाँ पे बात समझिए, आग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम का स्राव होता है, तो आग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन का स्राव होता है। आग्नाशय से क्या होता है भैया, लाइपेज का स्राव होता है। ये क्या है, एंजाइम्स है। और आग्नाशय से क्या होता है, एमाइलेज का स्राव होता है, एमाइलेज का स्राव होता है। अब भैया इसको अगर मान लीजिए सम्मिलित रूप से देखा जाए
तो इस एंजाइम का जो सम्मिलित रूप होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, आग्नाशयिक रस कहते हैं। और जो आमाशय में जठर ग्रंथि थी उसको, उससे जो एंजाइम निकलता था, पेप्सिन है, HCl है, रेनिन है, वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, जठर रस कहलाता है। क्या कहलाता है, जठर रस कहलाता है। तो आग्नाशय भी अंग्रेजी के क्या होता है, जे अक्षर के समान होता है। आग्नाशय भी क्या होता है, अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। तो ट्रिप्सिन का काम यह होता है कि जो प्रोटीन अभी आमाशय में नहीं पचा है, जो प्रोटीन अभी आमाशय में नहीं पचा है, तो भैया जो बचा हुआ है उस प्रोटीन का ये क्या करेगा, तो ये प्रोटीन का करता है पाचन। लेकिन एक बात और आप लोग याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां बताएंगे, मुख में बताएंगे। कहां बताएंगे, मुख में। प्रोटीन का पाचन कहां होता है, तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। कहां होता है, आमाशय में होता है। वसा का पाचन कहां होता है, तो छोटी आंत में होता है। इन पॉइंट को याद रखिएगा, वसा का पाचन कहां होगा, छोटी आंत में होता है। फिर इसके बाद जो लाइपेज होता है, लाइपेज किसका पाचन करता है, तो ये वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। फिर इसके बाद जो एमाइलेज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट मुख में क्या हुआ है, कम पाचित हुआ है, तो भैया जहां पे जो एमाइलेज निकलेगा, एमाइलेज क्या करता है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ये किसके बारे में हो गया है, आग्नाशय के बारे में हो गया है। अब भोजन कहां पहुंचेगा, छोटी आंत में पहुंचेगा। जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, तो जो भोजन छोटी आंत होती है उसके आंतरिक स्तर पर अंगुली के समान क्या होते हैं, प्रवर्ध होते हैं। अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम कहते हैं। तो भैया अब यहां पे बात समझिए, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में भी क्या होता है, ग्रंथियां होती हैं, जिसको मतलब आंतरीय ग्रंथियां बोलेंगे, आंतरीय ग्रंथि बोलेंगे। और भैया इनसे भी एंजाइम्स निकलते हैं, और ये एंजाइम्स कार्य क्या करते हैं, ये भैया जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। फिर इसके बाद जो भैया क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन को ये आंतरिक ग्रंथियां जो होती हैं, इनसे जो एंजाइम्स निकलेगा वो किस में बदलेगा इसको, तो भैया इसको बदलता है अमीनो अम्ल में बदलता है। किस में बदलेगा, अमीनो अम्ल में बदलेगा। फिर इसके बाद जो भैया वसा होता है, वसा को किस में बदला जाएगा, तो भैया वसा अम्ल आप लोग बोल सकते हैं। वसा अम्ल में या तो किस में बदला जाएगा, ग्लिसरॉल में बदला जाता है। ग्लिसरॉल में बदला जाएगा। किस में भैया, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल में बदला जाता है। तो ये क्या है, आंतरिक ग्रंथियां जो होती हैं उनसे जो एंजाइम्स निकलते हैं उनका कार्य हुआ। फिर इसके बाद छोटी आंत में जब आप लोग देखेंगे तो उसमें अंगुली के जैसे प्रवर्ध होते हैं। इन प्रवर्ध को क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो ग्लूकोज से तो हमको ऊर्जा मिलती है, आवश्यकता पड़ी तो भैया ये दोनों भी बाद में किस में बदल जाएंगे, ग्लूकोज में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, ग्लूकोज में बदलते हैं। अब भैया जो छोटी आंत में दीर्घरोम होते हैं, इसका कार्य क्या होता है, ये भोजन का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, भोजन को अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद ये कहाँ मिला देते हैं, ब्लड में मिला देंगे। किस में मिला देंगे, ब्लड में मिला देते हैं। तो भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत कितनी लंबी होती है, तो भैया छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है। कितना लंबी होती है, 6 मीटर लंबी होती है। चौड़ी कितनी होती है, लगभग 2.4 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। तो ये तो भैया किसके बारे में हो गया, छोटी आंत के बारे में हो गया। फिर इसके बाद आप लोग देखिएगा, जो बड़ी आंत होती है ना, बड़ी आंत क्या होता है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। कितना लंबी होती है भैया, 1.5 मीटर लंबी होती है। और यहाँ पे देखिए छोटी आंत से क्या होता है, कम लंबी होती है।
1.5 मीटर ये क्या होती है, लंबी होती है। अब भैया जो भोजन होगा यहां से आप लोग देखिएगा बड़ी आंत में चला जाता है। कहां पहुंच जाएगा, बड़ी आंत में पहुंच जाएगा। जब भैया भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है तो जो तरल पदार्थ होता है, मतलब जैसे जल हो गया, अन्य जो तरल पदार्थ होंगे वो क्या होते हैं भैया, बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर इसके बाद जो बड़ी आंत होती है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं, कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अपेंडिक्स कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ये पूरा भाग आप लोग देख रहे होंगे, ये भी क्या है, बड़ी आंत का भाग है, जिसको कोलन कहते हैं। कोलन क्या होता है, अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार का होता है। भैया यू ऐसा होता है, लेकिन कोलन क्या हो गया, उल्टा यू के आकार का होता है। तो कोलन भी किसका होता है, बड़ी आंत का भाग होता है। फिर इसके बाद एक तीसरा भाग क्या होता है, मलाशय होता है, जहां पे मल जा करके क्या होता है, एकत्र होता है। तो मलाशय भी किसका भाग होता है भैया, बड़ी आंत का भाग होता है। फिर भैया गुदा द्वार के द्वारा जो बड़ी आंत होती है बाहर की ओर क्या होता है, ओपन होती है, और इसी गुदा द्वार के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो मतलब वेस्ट या हानिकारक पदार्थ होता है उसको त्याग दिया जाता है। तो जो तरल पदार्थ होता है वो बड़ी आंत के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। और जो बचा कुचा चीज होता है वो बड़ी आंत के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, पाचन कर लिया जाएगा। तो भैया पाचन समाप्त कहाँ पे होता है, तो बड़ी आंत में होता है। कहाँ पे समाप्त होता है प्यारे बच्चों, बड़ी आंत में समाप्त होता है। अब यहाँ पे किसके बारे में आप लोगों को बताए हैं, तो ये भैया बता दिए हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में बता दिए हैं, मानव पाचन तंत्र के बारे में। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसका नोट्स भी बना लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात समझिए, आप सभी लोगों को अगर समझ में आ रहा है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, तो एक क्वेश्चन हमें बताइएगा, जो लार ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है और कितनी जोड़ी होती है। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा, अगर यहाँ तक आप लोग पढ़ के आए हैं। अब एक बात और याद रखिएगा, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से तैयारी करिए। आप लोगों को पूरा कोर्स यहाँ पे करवाया जाएगा, वो भी फ्री में करवाया जाएगा, और एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। और आप लोगों को जहां पे डाउट होगा करे तो वहां पे आप लोग कमेंट करिए। आपका कमेंट अगली वीडियो में हम उस डाउट को देखेंगे, आपका एक एक कमेंट पढ़ते हैं कि बच्चे क्या कमेंट करते हैं, और आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वो लोग को भी बताइए कि भैया यहाँ पे फ्री में क्लासेस चल रही हैं, और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना लीजिए। और अभी आपकी ये साइंस चला रहे हैं, और इसके बाद आप लोगों की मैथ भी बहुत जल्द चलेगी। आप निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी तैयारी हम करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो उसमें घंटी का निशान होता है उसको भी क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, जिससे अगर हम वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।